हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सभी जो है सीयूईटी 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका पेपर है तो इकोनॉमिक्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 के एग्जाम में, ये मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज अपनी करा रहा हूं। मैंने आपको 2025 का क्वेश्चन, 2024, 2023 का क्वेश्चन करा चुका हूं पेपर। अब मैं 2023 का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में करा रहा हूं। और अगर आप इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है मैं आपको आंसर्स ही नहीं बताता हूं, मैं आपको इन आंसर्स की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं कि यहां पर इसका आंसर ए या बी या सी जो भी होने वाला है वो क्यों होगा, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है और आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज चीजें बताई जाती हैं। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आप देख लीजिए, ये 10 अगस्त 2022 में ये पेपर आपका हुआ था, ठीक है। तो ये इसका कोड था, है ना, 2022 का पेपर है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास ये रहा, इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम एंड प्रॉफिट्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। तो इसमें बताना है कि आपको नेशनल इनकम जो है या जो प्रॉफिट है आपका, उसको आप किस में क्लासिफाइड करेंगे, इन 4 हेड्स में से, ठीक है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन एंड फाइनल गुड्स दिया हुआ है। हिंदी में अगर मैं बताना चाहूं तो राष्ट्रीय आय और लाभ को आपको बताना है कि आप इसको एक स्टॉक अवधारणा मानते हैं या एक प्रवाह अवधारणा मानते हैं, या मूल्य ह्रास मानते हैं या फिर अंतिम वस्तु इसको मानते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट। अब आप पहले तो ये बताइए कि अगर हम स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल को देखें तो वो किस बेस पर देखते हैं। अगर आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो बन जाता है स्टॉक, हमने पढ़ा हुआ है। और अगर हम किसी चीज को मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, समय की एक अवधि में, तो वो आपके पास बन जाता है फ्लो वेरिएबल, प्रवाह चर बन जाता है ना। तो आपके पास इनकम को हमेशा हम जो है पीरियड ऑफ टाइम पे ही मेजर करते हैं, बिकॉज आपको जो इनकम मिलती है वो एक पीरियड की मिलती है। नेशनल इनकम बेसिकली एक साल की होती है, एक फाइनेंशियल ईयर की होती है। तो एक फाइनेंशियल ईयर बेसिकली आपके पास क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर ये पीरियड ऑफ टाइम है तो नेशनल इनकम तो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। ऐसी प्रॉफिट भी आपको एक पीरियड ऑफ टाइम का होता है, तो ये भी आपके पास एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आंसर निकल के आया कि ये दोनों ही एक प्रवाह चर हैं, यानी दोनों ही एक फ्लो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 0। इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 है एट एवरी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट पर। शेप ऑफ सच अ डिमांड कर्व, ऐसे डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है। अगर आप देखें डिमांड कर्व आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व पे हम किसी भी पॉइंट पर अगर इलास्टिसिटी निकालते हैं तो वो इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। इट मींस वो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है, हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। और अगर आपको पता हो कि जब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, तो हम उसे यूनिट या इकाई के बराबर बोलते हैं। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स ले रहे होते हैं, और जब आप हर एक पॉइंट पे इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं तो यहां पर ना ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ होता है। यहाँ प्राइस हो गया, यहाँ क्वांटिटी हो गया। तो ये प्राइस है आपका, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका क्वांटिटी है। और अगर आप प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करते हैं तो आपको निकल के आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कि आपके पास जो है वो जो आयत है उसका एरिया निकल के आता है। तो अगर आप इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया निकालते हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स इस कर्व के नीचे बन रहे हैं, उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करते हैं और उन सभी का एरिया जो है इक्वल आता है, सभी का बराबर एरिया आ रहा होता है, तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। डिमांड कर्व के नीचे जितने भी आपके रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया अगर इक्वल आता है, उन सभी का क्षेत्रफल बराबर आता है, तो वो जो है इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 को देखता है। और ऐसे डिमांड कर्व को, जो अभी मैं यहाँ पर बनाया, ऐसे डिमांड कर्व को आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन भी दे दी इसकी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, यानी कि भारतीय नियोजन का आर्किटेक्चर आप किसको कहते हैं।
भारतीय नियोजन किसने स्टार्ट किया हमारे देश में सर्वप्रथम, उसके बारे में बताइए। ये मोस्टली बच्चों को इसका आंसर पता होता है, वो बिल्कुल सही होते हैं, पीसी महालनोबिस। ठीक है, आप सभी को पता है प्लानिंग का आर्किटेक्चर जो है वो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। यहीं पर मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि पीसी महालनोबिस का जो मॉडल है वो हमारे कौन सी प्लानिंग पे आता है, मतलब कौन सी 5 ईयर प्लानिंग जो है उसके बेस पर, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड है वो वाली प्लानिंग, कौन सी प्लानिंग है, कौन सी 5 ईयर प्लानिंग? फटाफट इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपके पास है सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो आपका बेसिकली पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड होता है। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स? अब आपको पता होगा कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं, एचडीआई निकालते हैं, और एचडीआई निकालने के लिए आप बहुत सारे इंडिकेटर्स को लेते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को निकालना है, नहीं नॉट वाला पूछा है, सॉरी, कि कौन सा नहीं है इसमें से। ठीक है, कौन कौन सा होता है बेसिकली, अगर मैं आपसे पूछूं तो, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सा इंडिकेटर होता है तो उससे आप ऑटोमेटिकली पता लगा पाएंगे कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पर हम एजुकेशन लेवल को देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, ठीक है, और आप लिविंग स्टैंडर्ड्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके जो है लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड बेसिकली ये 3 होते हैं, है ना, और इन्हीं के अंदर फिर और भी आ रहे होते हैं, है ना। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं। तो आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, ये आपका हेल्थ वगैरह से रिलेटेड हो जाएगा। बेसिक सैनिटेशन ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड में आ जाएगा। ग्रॉस नेशनल इनकम ये भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड से, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए इनकम की जरूरत है ना, तो इनकम वाला पार्ट भी यहाँ पर आ रहा है। बेसिक सैनिटेशन साफ सफाई आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है इस चीज को दिखाता है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट आपका हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है इस चीज को दिखाता है। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट यहां पर नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये वाला नॉट पूछा था, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट इसमें आप इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, फिफ्थ क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम स्टेटमेंट्स को रीड आउट करते हैं, उसके बाद एक एक करके देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। अगर आप यहां पर देखें तो पहला दिया हुआ है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में आपके पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं होता। क्लोज्ड इकोनॉमी समझ रहे हो आप? क्लोज्ड इकोनॉमी मींस हाउस होल्ड सेक्टर है, परिवार क्षेत्र है, और फर्म सेक्टर है, ये दोनों ही हैं। क्या इन दोनों में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं होता है? होता है। हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज देने के लिए जाएंगे, ये इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इसके बदले में ये इनको पेमेंट करेंगे, ये इनको पेमेंट करेंगे, तो इनके बीच में होता क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। और इनकरेक्ट पूछा है तो ये इनकरेक्ट ही है, तो आपका ए वाला जो है वो एक इनकरेक्ट है। मैं इस पे क्रॉस लगा रहा हूं क्योंकि इनकरेक्ट वाला है। ठीक है, रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब देखिए यहां रियल फ्लो पूछ लिया आपसे, रियल फ्लो होता है वास्तविक प्रवाह। ठीक है, तो वास्तविक प्रवाह में आप हमेशा देखते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम रियल फ्लो बोलते हैं, वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को वास्तविक प्रवाह बोला जाता है। तो सही तो बोला है, रियल फ्लो इज द कंसिस्ट ऑफ दिस, तो सही है ये, सही है ये तो स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद सी, in a two sector economy total production is always equals to total consumption। मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड है और फर्म है, और यहां पर बोला है कि जितना कंजम्पशन होता है, जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही कंजम्पशन होता है हमेशा। अब देखिए यहां पर ना ये ऑलवेज वर्ड बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, ऑलवेज हमेशा। बच्चे जब भी आपके पास ना ऑलवेज वर्ड आता है ना, तो ये मानिए कि उसका 90% केसेस में मैं ये कह सकता हूँ, 90% से भी ज्यादा केसेस में मैं कह सकता हूँ कि आंसर उसका जो है ये नो ही होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये होगा। ठीक है ना, कि ऑलवेज में ज्यादातर केसेस है कि आपके पास ये आंसर गलत ही हो। ऑलवेज जब भी बोले तो स्टेटमेंट फॉल्स की तरफ जाएगी, है ना। बट अगर आप टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को देखें तो यहां पर प्रोडक्शन हुआ और वो सारा का सारा प्रोडक्शन जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा हाउस होल्ड के द्वारा। ऑलवेज बोला है तो यहां पर तो ऑलवेज जो है वो ठीक है, तो मैं
बेसिकली सी के तरफ इसको सही मानूंगा, है ना। लेकिन ऑलवेज वर्ड नहीं होता तो भी नहीं, कभी कभार कुछ 1% चांस है कि शायद ना हो, लेकिन ये हमेशा होता है। आप किसके बेस पर जाएंगे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बेस पर जाएंगे। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस बात को कहते हैं कि हाँ, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन होता है, टोटल प्रोडक्शन हमेशा टोटल कंजम्पशन के बराबर होता है, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को ठीक मान रहा हूं, ठीक है। बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बेस पे नहीं होता, है ना। तो डी सेक्टर, डी वाली इक्वेशन देखें, मनी फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। देखिए फैक्टर पेमेंट मनी आ गया, तो मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो बेसिकली आपके पास जिसमें फ्लो ऑफ मनी होता है। तो यहां पर उसने बोला है कि फैक्टर ऑफ पेमेंट को ही कंसिस्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, और भी तो आ सकते हैं फैक्टर पेमेंट। अगर आप आपने कोई गुड्स खरीदा, उसके बदले आप उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो भी ये मॉनेटरी फ्लो हो गया। तो ये हम इसी में मॉनेटरी फ्लो नहीं कह सकते, इसलिए डी वाला जो है वो गलत है। ए और डी गलत है, ए और डी इनकरेक्ट ही पूछा था क्वेश्चन में। ए और डी, ए बी सी ए डी ये रहा, थर्ड वाला इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के हिसाब से आपको बताना है। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही है। मनी सप्लाई, मुद्रा जो है उसका, मुद्रा जो पूर्ति है उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं? उसको आप एक स्टॉक कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, अगर ये स्टॉक है तो फ्लो तो हो नहीं सकता, गलत लगाओ। मनी सप्लाई इज अ करेंसी, कैश एंड कॉइन्स विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, बिल्कुल ठीक है। आपने अगर मनी सप्लाई पढ़ा हो तो मनी सप्लाई देखता है सी प्लस ओडी प्लस डीडी, है ना। वो मैंने आगे पीछे लिख दिया, ये डीडी पहले आएगा। डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई एंड करेंसी विद पब्लिक, है ना। तो ये तीन चीजें होती हैं। अब इसमें कैश हो गया और डिमांड डिपॉजिट हो गई, दो चीजें तो दे रखी हैं, तो ये तो ठीक है ना। अब देखते हैं आपके पास सी भी ठीक है, क्या कहते हैं, सी भी ठीक है, ए भी ठीक है। अब दो ही पूछ रहा है बेसिकली, देखो आंसर तो मैं यहीं से पता लगा सकता हूं, तो ये आपके पास यही आंसर हो जाएगा, ये सी। बाकी हम देख लेते हैं गलत क्यों है। मनी सप्लाई इज अ करेंसी हेल्ड विद बैंक, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। बैंक्स के पास जो करेंसी है वो नहीं है। मनी सप्लाई इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फ्लो, रियल फ्लो नहीं है, ये ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, ये मॉनेटरी फ्लो है, ठीक है। मनी की यहां पर बात की जा रही है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे, ए और सी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन को अगर आप देखें, गिवन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम इनकम। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम इनकम कब आता है? जब एएस एडी के इक्वल होता है। एएस को आप वाई लिखते हैं, एडी को आप टू सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई लिखते हैं। अब आप देखें तो सी की इक्वेशन दे दी है आपको 100 प्लस 0.8 वाई, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट दे दिया है आपको 260। सॉल्व कर लीजिए, 360 आ गया प्लस 0.8 वाई, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस में आ जाएगा y माइनस 0.8 वाई इक्वल्स टू 360, 0.2 वाई इक्वल्स टू 360, y इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 0.2, कट करा, ऊपर जीरो बढ़ा और ये आ जाएगा आपके पास 1 और 8, 1800 रुपए की नेशनल इनकम, यानी कि फोर्थ आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, ये तो सभी को क्लियर होगा। ये माइनस हुआ है, ये 1 हो गया ना, बेसिकली 1 माइनस 0.8 है तो 0.2 आ जाएगा, है ना। ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज अ कंट्री ओनली प्रोड्यूस ब्रेड, केवल ब्रेड ही प्रोड्यूस हुआ है। इन अ ईयर 2000 इट हैड प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, प्राइस वॉज 10 रुपीज पर ब्रेड, हर ब्रेड का प्राइस जो है वो 10 rupees है। In 2001, same country produces 110 units of a bread at a price of 15 rupees per bread. In 2001, nominal GDP and real GDP are. अब बेस आपको 2000 ईयर लेना है, तो आपको पता है कि जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब देखो यहां पर दो चीजें होंगी, अगर ये प्राइस करंट ईयर का प्राइस है, अगर ये प्राइस करंट ईयर का है तो ये बन जाती है आपके पास नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और अगर ये प्राइस आपका बन जाता है बेस ईयर का प्राइस, यानी आधार वर्ष की कीमतें, तो आपके पास ये जीडीपी बन जाती है रियल जीडीपी, यानी कि वास्तविक जीडीपी। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको देखिए, है ना, ठीक है। तो आपको जो है वो किस ईयर की निकालनी है? 2021 की निकालनी है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा आपको टेबलाइज कर देता हूं ताकि इजी हो जाए। देखिए एक आपके पास ईयर है 2000 और एक ईयर है आपके पास 2001। आपके पास प्राइस दी हुई है और क्वांटिटी दी हुई है।
2000 में अगर आप देखें तो 100 क्वांटिटी है, प्राइस 10 रुपीज है। 2001 में क्वांटिटी हो चुकी है 110, प्राइस है 15 रुपीज, ठीक है। और अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहता हूं, मैं नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहता हूं, तो मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा प्राइस से, और ये प्राइस जो है वो मेरे कौन से होंगे, करंट ईयर वाले होंगे। इट मींस ये प्राइस 2001 वाला होगा, ठीक है। और हमें 2001 का ही निकालना है, तो 2001 की क्वांटिटी लेंगे, तो क्वांटिटी है 110 की, और प्राइस लेंगे 2001 का। 2001 का प्राइस कितना है, 15 रुपए है। और अगर मुझको निकालना है रियल जीडीपी, अगर मुझको निकालना है रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी का भी फॉर्मूला क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस होगा, बट ये वाला प्राइस होगा बेस ईयर वाला प्राइस, यानी कि 2000 ईयर वाला प्राइस, और क्वांटिटी इसी साल की होगी क्योंकि 2001 का निकालना है मुझे, है ना। तो प्राइस मैंने 2000 का ले लिया, तो प्राइस 2000 में था 10 रुपए, तो मल्टीप्लाई करके अगर आपने निकाला तो ये 1100 आ गया। यहां अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेटली 1650 आ जाएगा, 1650। तो नॉमिनल जीडीपी 1650 और ये 1100, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा आंसर इसका होना चाहिए। इजी है, आसान है, समझ में आया होगा आप सभी को, है ना। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली एक तरीके से इंपैक्ट डालते हैं और ये कंट्रोल करते हैं बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट पर, क्रेडिट या मनी के वॉल्यूम पर बात करते हैं। बट जबकि क्वालिटेटिव के बारे में बात करते हैं तो वो कंपोजिशन या डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम यानी कि जिससे अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा, उसके बारे में यहां पर आपको बात करनी है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव टूल कौन कौन से होंगे? मोरल सिचुएशन डायरेक्टली नहीं डालता वॉल्यूम पर, मतलब क्वांटिटी को कम नहीं करता ये, तो ये आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव हो जाएगा, तो ये वाला तो क्वांटिटेटिव नहीं है। बैंक रेट क्वांटिटेटिव है क्योंकि बैंक रेट डायरेक्टली मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करता है। मोरल सिचुएशन बेसिकली होता क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो जब आरबीआई जो है रिस्ट्रिक्शंस बोल देता है कि कमर्शियल बैंक से कि अपने जो कस्टमर्स हैं या जो आपकी पब्लिक है उस पब्लिक पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, और ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डिपॉजिट और विड्रॉल से रिलेटेड होनी चाहिए। विड्रॉल और डिपॉजिट से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि ज्यादा पैसा डिपॉजिट मत करो, ज्यादा विड्रॉल मत करो, तो ये मोरल सिचुएशन हो जाता है। बैंक रेट क्या है? जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कमर्शियल बैंक के पास मनी की अवेलेबिलिटी को कम करता है, इसलिए बी आपका क्वांटिटेटिव हो गया। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, आपकी बैंक जो है आपकी डिपॉजिट का कुछ पैसा अपने पास एज अ सिक्योरिटी रख लेता है आरबीआई के लिए, ये भी क्वांटिटेटिव ही होगा आपके पास। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन को लेकर कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है जहां पर आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को या बॉन्ड्स को सेल एंड परचेज करती है इन ओपन मार्केट फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ कमर्शियल बैंक फॉर जनरल पब्लिक्स बेसिकली, ठीक है। तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन डायरेक्टली वॉल्यूम पर कंट्रोल करता है, क्योंकि आरबीआई जब भी सेल करेगा या परचेज करेगा, अगर परचेज करता है तो वो मनी या चेक्स जो हैं, मनी चेक के फॉर्म में या मनी कैश के फॉर्म में जो है वो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स को देगा। बट अगर बाय करता है, सेल कर देता है तो इसके पास आएंगे मनी, तो इसके पास मनी आएगा, तो ये मनी की वॉल्यूम को, मनी की क्वांटिटी को डायरेक्टली कम कर रहा है। इसलिए बच्चे ये हमेशा क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव नहीं होगा। मार्जिनल रिक्वायरमेंट आपका क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपका लोन अमाउंट कितना है। फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं, तो मेरा लोन अमाउंट 1 लाख रुपए का हो गया। बैंक मुझसे कहेगा कि आप 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो, ऐसे नहीं मिलेगा, आपको जो है कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, मतलब मुझे कुछ मॉर्गेज या सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। तो मुझे सिक्योरिटी के लिए जो अमाउंट रखना पड़ रहा है, सपोज दैट वो 1.5 लाख रुपए की कोई गुड है, कोई एसेट है, तो लोन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस आया 50,000 रुपीज का, इसको ही आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं।
तो इट इज अ क्वांटिटेटिव, सॉरी इट इज अ क्वालिटेटिव, क्योंकि बिकॉज ये डायरेक्टली अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को रिड्यूस नहीं कर रहा है, आप कम नहीं कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए क्वालिटेटिव है। तो बी, सी एंड डी ये तीन आपके क्वांटिटेटिव हैं, बी, सी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन इसमें दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैच द फॉलोइंग है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ? 1950 में, है ना, योजना आयोग। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s to 1970, मिड 1960s to 70। कार्वे कमेटी, फटाफट कार्वे कमेटी, एंड फर्स्ट आईपीआर 1950, देखिए 1956 है वैसे, है ना, और कार्वे कमेटी 1955 आपके पास, 1955, और फर्स्ट आईपीआर के बारे में लिखा है और यहां बोला नहीं है कि क्या लॉन्च हुआ। देखिए याद रखेंगे, फर्स्ट आईपीआर अनाउंस हुआ था 1948 के अंदर, और फर्स्ट आईपीआर लॉन्च कब हुआ? 1956 में, मतलब अप्लाई सही से जब माना जाता है प्लानिंग के बाद से तो 1956 में माना जाता है आईपीआर, बट यहां ऑप्शन 1956 नहीं है, तो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं किया उसने आपको इस वाले आईपीआर के बारे में पूछा 1948, तो डी को आप फर्स्ट के साथ मैच करेंगे 1948, ठीक है, डी को फर्स्ट के साथ, देखिए यहीं से आंसर मिल जाना चाहिए, डी को फर्स्ट यहां पर भी है, यहां पर भी है। कार्वे कमेटी 1955, यानी कि सी को 20 से, सी को 2 से, सॉरी सी को 2 से यहां पर मिल गया, डी को 1 से यहां पर है ही, और बी 4 था, अभी देख लेते हैं 1960, बिल्कुल ये रहा बी 4 है, ठीक है। ए 1950 यानी 3, ए 3 है बिल्कुल, तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर पता है तो पता है, वरना नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48,000 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर द पीएम आवास योजना इन ईयर बजट, in this year budget identify the government objective fulfill from the statement। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है इससे? गवर्नमेंट जो है पीएम आवास योजना के तहत इस साल बजट में 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर रही है। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, रीएलोकेशन कर रही है रिसोर्सेज का, या रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। देखिए एक एक करके इनको समझते हैं। आर्थिक स्थिरता या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि देश के अंदर ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो, महंगाई ना हो, और ना ही देश के अंदर चीजें बहुत ज्यादा मंदी में चली जाएं, यानी डिफ्लेशन भी ना हो। ये करने की कोशिश करती है इस स्टेबिलिटी के अंदर। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जहां पर इनइक्वालिटी रिड्यूस करना चाहती है गवर्नमेंट, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहती है, उसके लिए लोगों की इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, लोगों की इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, और पुअरर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है जिससे उनकी रियल इनकम को बढ़ाया जाए, है ना। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, और उन मिनिस्ट्रीज को फंड जो है वो एलोकेट किया जाता है, ठीक है। अब वो एलोकेशन या एलोकेट जो फंड किया गया है वो देखा जाता है कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड-19 जैसी सिचुएशन है तो आपको पता है सिचुएशन में एजुकेशन का बहुत बुरा हाल होते जा रहा था, एजुकेशन थोड़ी इम्पॉसिबल, स्कूल्स वगैरह नहीं खुल रहे थे, और हेल्थ तो सबसे बेकार सिचुएशन पे था, हेल्थ केयर सिस्टम। तो अगर गवर्नमेंट ने अपने बजट को या अपने फंड्स को कहीं और लगा रखे थे तो गवर्नमेंट वहां से बजट निकालकर हेल्थ पे ज्यादा लगाएगी, और एजुकेशन ठीक करने के लिए भी हेल्थ पर एलोकेट करेगी। तो बेसिकली जब मिनिस्ट्रीज के फंड को एलोकेट करा जाता है, देखा जाता है अलग अलग बेसिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और अलग मिनिस्ट्रीज को देखकर बजट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 48,000 करोड़ एलोकेट करना पीएम आवास योजना को, ये रिसोर्सेज को एलोकेशन करना कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार आवास योजना के तहत सभी को पक्का घर देना चाहती है, ठीक है, पक्का हाउस देना चाहती है। तो पक्का हाउस बनाने के लिए उनको बेसिकली एक हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, इकोनॉमिक हेल्प, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक का लोगों को जो है वो पैसे दिए जाएंगे अपना घर बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, घर की बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये योजना जो है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो 3 इसका आंसर होना चाहिए। 4th है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है
कि दो क्षेत्र है, मान लेते हैं एक ए विलेज है एक बी विलेज है, दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को या इस डिस्पैरिटी को खत्म करने की कोशिश करती है सरकार। ये डिफरेंस ना रहे, गांव और शहरों में अंतर ना रहे, गांव भी जितना डेवलप और शहर जितना डेवलप हो रहा है उतना गांव भी डेवलप हो सके, तो इसमें बेसिकली ये चीज की कोशिश की जाती है। ठीक है, इजली था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ reserve ratio at 10% and the initial deposit with the commercial bank are 450 and total money creation, बहुत सिंपल सा है। अगर आप रिजर्व रेशियो दे रखा है, इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है, मनी क्रिएशन पूछा हुआ है, तो आप मुझे बताइए मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/CRR, रिजर्व रेशियो बेसिकली, है ना। तो ये फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूले से मुझे बता दीजिए, रिजर्व रेशियो 10% है और इनिशियल डिपॉजिट इतना है, तो कितना मनी जो है क्रिएट हुआ होगा। आप इसको मनी मल्टीप्लायर की यहाँ पर वैल्यू आएगी, वैल्यू के बाद जो है फिर आप इसको इनिशियल से मल्टीप्लाई कर देना, इनिशियल डिपॉजिट से या जो प्राथमिक जमा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे मनी मल्टीप्लायर को, तो यहां पर बता देगा कि कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट होगा। फटाफट से आप इसको सॉल्व कीजिए, फटाफट, और मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या आया बताओ फटाफट। 1/10% यानी कि 0.1। ठीक है, इट मींस ये आ गया आपके पास 10 टाइम्स। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट था 450, मनी मल्टीप्लाई 10 टाइम्स, मल्टीप्लाई करोगे तो 4500 आ जाएगा, 4500। इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड, मध्यवर्ती वस्तु किसको कहते हैं आप, मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे गुड्स जिनके अंदर वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि हो सके, मूल्य वृद्धि होगी, और ऐसे गुड्स जिनको रीसेल किया जाता है, पुनः बिक्री की जाती है, उन गुड्स को आप जो है वो यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। फटाफट से बताइए कि कौन सा होगा। मोबाइल परचेज बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट ने अपने यूज के लिए खरीदा होगा, इसमें वैल्यू एडिशन नहीं करेगा। इट मींस 10,000 रुपए का मोबाइल फोन को 11,000 रुपए का मोबाइल फोन नहीं बना देगा, 1,000 रुपए की वैल्यू एडिशन मूल्य वृद्धि नहीं करेगा, है ना। इससे कुछ बनाएगा नहीं, बेसिकली कुछ क्रिएट नहीं करेगा, ना ही रीसेल करेगा। तो ये तो इसके लिए फाइनल हो गया, फाइनल गुड्स। ठीक है, अंतिम वस्तु। कार परचेज बाय हाउस होल्ड, ये भी खुद ही यूज करेगा, फाइनल गुड हो गया। सीड्स एंड फर्टिलाइजर परचेज बाय अ फार्मर, अब एक फार्मर जो है वो सीड्स परचेज कर रहा है ताकि वो खेती कर सके। इट मींस वो सीड आगे जाकर एक प्लांट बनेगा, और उस प्लांट, जब वो प्लांट ग्रो होगा तो वहां से ग्रेन्स निकलेंगे, और वो ग्रेन्स जाकर हम सेल करेंगे जिससे पैसे कमाएंगे। इट मींस अगर ये सीड यहां पर 1 रुपए की वैल्यू रखता था, तो यहां पर ये ग्रेन्स जो हैं वो 10 रुपए की वैल्यू रखेंगे। इट मींस इनमें 9 रुपीस का वैल्यू एडिशन हो चुका है। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन हो चुका है, मूल्य वृद्धि हो चुकी है, तो यही इंटरमीडिएट गुड्स होगा। वेजिटेबल हाउस होल्ड ने खरीदा, खुद खाएगा, फाइनल यूज करेगा, फाइनल कंज्यूम करेगा, इसलिए ये भी फाइनल गुड्स होगा। तो थर्ड वाला इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तु है। अगेन आपको एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी है बच्चे, करके देखें, है ना। तो मनी बेस क्या होता है, फटाफट बताइए मनी बेस क्या है। मनी बेस इज अ करेंसी। ठीक है, करेंसी है कि किस बेस पे आपने करेंसी, मॉनेटरी बेस वाली, एक आपका करेंसी की आपके कॉइन्स हो गए या नोट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें। एसेट्स क्या होती हैं, अब बैंकिंग के टर्म्स में बोला हुआ है एसेट्स। देखिए जब भी अगर आप बैंक जो है जब भी डिपॉजिट्स को अपने पास रखते हैं, अपने पास पैसे लोगों के जमा कर लेते हैं, तो उनको वो पैसे इन फ्यूचर लोगों को लौटाने हैं। तो जो भी चीज फ्यूचर में आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट करे वो आपके लिए लायबिलिटी है, देता है। तो ये डिपॉजिट्स, ये जमाएं देता हो जाएंगी लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज तो डिपॉजिट्स हैं, लायबिलिटीज तो डिपॉजिट हैं। और लोन्स अगर आप दे रहे हैं, जैसे बैंक्स ने लोन दे दिया किसी को, तो फ्यूचर में बैंक्स को इससे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फ्यूचर में इससे इनकम जनरेट होगी। तो जो भी चीजें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं वो एसेट होती हैं। तो एसेट्स हो गई लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई। साख का जो निर्माण है उसको कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, आरबीआई करता है।
तो ए का होना चाहिए 3, ए का 3 देखिए यहीं से आंसर मिल गया, बी का 1 बिल्कुल ठीक है, और सी का 4, सी का 4 देखिए हमने सी का 4 करा था, सी का 4 हाँ बिल्कुल सी का 4, एंड डी का 2, डी का 2 भी करा था। ठीक है, तो सेकंड आंसर इसका हो जाना चाहिए। आसान है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग। देखिए ग्रामीण साख या ग्रामीण वित्त व्यवस्था के सिस्टम को अगर आप देखें, प्रणाली को देखें, तो उसमें ऐसी कौन सी सर्वोच्चतम बॉडी है, सर्वोच्चतम संस्था बनाई गई जो इन सभी को देखती थी? फटाफट से इसका आंसर कीजिए, मुझे तो नहीं लगता मुझे इसको पूरा आपको बताना भी पड़ेगा, आप सभी को पता है, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब स्टैब्लिशमेंट किया इसका, फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट करके आप मुझे बताएंगे इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, बताइए। अभी मैं बता देता हूं 1982 में, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, और आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ बताएगा कोई मुझे? 1935 में, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना को आप कौन सी 2 कैटेगरीज में बांटते हैं? आधारित संरचना सोशल एंड इकोनॉमिक होता है। ठीक है, सोशियो मीन्स क्या है, जो सामाजिक तौर पर आपको सहायता दे, सामाजिक तौर पर आपको चीजें प्रोवाइड करे, और एक है जो इकोनॉमिक तौर पर प्रोवाइड करे। सामाजिक तौर पर जैसे स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, वो आपको सोशली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बट वहीं अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है, प्रोडक्शन का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजी हो जाता है, तो ये इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को हेल्प प्रोवाइड करता है। तो आंसर होना चाहिए इसका 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफ एमपीसी और एमपीएस दोनों बराबर हों? अब मुझे बताइए, एमपीसी और एमपीएस अगर दोनों बराबर हैं, तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, और एमपीसी और एमपीएस दोनों ही अगर बराबर हैं, इट मींस एमपीसी की जगह एमपीएस रखा जा सकता है। तो एमपीसी की जगह एमपीएस रखता हूं, प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, तो ये तो 2 एमपीएस हो गया, इक्वल्स टू 1, तो एमपीएस इक्वल्स टू 1/2, इट मींस 0.5। अगर ये दोनों 1 के बराबर होते हैं तो ये दोनों आधे आधे होंगे, 0.5 प्लस 0.5। ये चाहता तो मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता था, बट मैंने आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया। अब आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी गुणक का फॉर्मूला पता होगा, 1/MPS होता है, MPS होता है सॉरी, या फिर 1/1 - MPC होता है, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। MPS की वैल्यू 0.5 आ गई, वैसे दोनों ही 0.5 आएगा, डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स, 3 आंसर। और आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, फटाफट से आप कमेंट करें कि इसकी मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है इन्फिनिटी होगी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का फंक्शन बताना है। आरबीआई लोगों के पैसे को जमा नहीं करता, आरबीआई लोगों को लोन नहीं देता, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, ये बैंक है गवर्नमेंट का, क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता, तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट का बैंक है। आरबीआई बैंकर्स ऑफ अ बैंक भी होता है, आरबीआई करेंसी इशू करता है, आरबीआई जो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, जितनी विदेशी मुद्रा होती है वही उसके पास रखता है। तो ये इसके जो है वो फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये आरबीआई के फंक्शन हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीसी की वैल्यू आपके पास दी हुई है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है इतना, ऑटोनोमस कंजम्पशन को सी बार बोलते हैं, एंड फाइंड आउट द लेवल ऑफ कंजम्पशन इनकम एट दिस। तो सी बताना है जब इनकम जो है वो आपकी 8000 हो। ठीक है, अब मुझे बताइए कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ये बी यहां पर क्या होता है? एमपीसी होता है, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 दिया हुआ है, एमपीसी होता है, एमपीसी 0.75 दिया है क्वेश्चन में, वाई इनकम कितना दिया हुआ है? 8000। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, 100 प्लस इसको आप करेंगे 3/4 यानी 6000 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 6100। 6100 इज अ फाइनल आंसर। इजी है, आगे बढ़ते हैं।
रीअरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए क्रोनोलॉजी में जब भी आपके पास चीजें लगाने के लिए आए तो आपको ईयर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना। बेसिकली आपको पता है कि चाइना जो है वो कभी भी आजाद नहीं हुआ, मतलब चाइना का किसी भी कंट्री के ऊपर कॉलोनियल रूल नहीं था जैसे हमारी कंट्री में था। चाइना में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी स्टैब्लिश की गई, वो स्टैब्लिश की गई 1949 को, जिसको आप इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना भी बोलते हैं, बट इंडिपेंडेंस बोलना गलत होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीआरसी हुआ वहां पर 1949 के अंदर। ग्रेट पॉलिटियन कल्चर ये कब लेकर आए? देखिए सबसे पहले ये अपने देश में जीएलएफ लेके आते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, 1958 में। फिर पॉलिटियन कल्चर 1965 या 66 में मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पाकिस्तान 1956, जब हमारे देश में सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था तो यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1956 में पाकिस्तान में। इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में 1988 कहा जाता है। कितना कहा जाता है? 1988। अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में कब आए और चाइना में कब आए, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे, ठीक है। इंडिया में 1991 में, चाइना में 1978 के अंदर। और चाइना के अंदर चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब आया? फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट 5 ईयर ये लोग कब लेकर आए? ये लोग लेके आते हैं 1953 में बच्चे, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी, अब क्रोनोलॉजी में लगा दो। जो सबसे पहले हुआ, सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट ऑफ पीआरसी ए, फिर 1951 डी फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया, फिर 1956 सी फर्स्ट 5 ईयर ऑफ पाकिस्तान, फ्री ग्रेट पॉलिटियन कल्चर बी, फिर ई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, ए डी सी बी ई, 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 फोर्थ वाला। वैसे आप ए और डी तक भी पता लगा लेते तो आंसर मिल जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली मैंने जो एक्स्ट्रा चीजें यहां पर आपको बताई वो आप याद रखेंगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। Which of the following is not a function of central bank? सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरा फंक्शन बताया कि कौन कौन सा है। देखिए लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कौन करता है? फटाफट बताइए। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आरबीआई के से रिलेटेड है, सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है। और बैंक रेट्स भी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था आरबीआई नहीं करता कभी भी, कैसे घाटा ठीक करना है ये तो वही देखेंगे गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी के अंदर किया जाएगा ये राजकोषीय नीति में। नेक्स्ट, टी एंड कॉफी कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, और जब भी रिप्लेस कर सकते हैं कौन से गुड्स हो जाते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाते हैं, यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं। then which of the following statements is hold true? तो आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन गुड्स के केस में क्या होता है। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से इसको कॉन्सेप्ट को बताता हूँ फिर इन स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। टी और कॉफी, अगर दोनों का प्राइस 5-5 रुपए है बच्चे, और अगर टी का प्राइस बढ़कर 10 रुपए हुआ तो आप कॉफी की डिमांड को क्या कर देंगे? कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, बट कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, बट डिमांड ऑफ टी ये घट जाएगी, ठीक है। और अगर टी का प्राइस कम हुआ, 2 रुपए हो गया, तो आप कॉफी को जो है वो कम डिमांड करेंगे, तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड ऑफ टी जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि चाय सस्ती मिल रही है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब स्टेटमेंट्स देखो आप, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफी। अगर प्राइस टी का बढ़ता है, टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड तो बढ़ती है, घटती नहीं है। गलत हो गई, गलत स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई है? गलत। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी इंक्रीज द डिमांड ऑफ कॉफी, बिल्कुल, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, बी स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत हो गया। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिल्कुल ठीक है, टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स ही हैं। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी, अगर टी का प्राइस कम हो जाता है तो कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा, डिमांड के ऊपर हो सकता है। टी एंड कॉफी कंप्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो ये भी गलत हो गया। बी और सी स्टेटमेंट ठीक है, बी और सी ठीक है, बी और सी तो ये वाला ठीक है, फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द
Producer planned to add 100 crore worth of goods to her stock by ending of the year. However, due to the unforeseen upsurge of demand for her goods in the market, she had to sell goods worth 30 crores from existing stock. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सपोज कीजिए कि जो प्रोड्यूसर है वो प्लान कर रहा है कि उसको 100 करोड़ का गुड्स जो है वो स्टॉक में रखना है इस साल के अंत में. तो आपको पता है कि जो भी प्लान किए जाती हैं चीजें उसको आप बोलते हैं एक्स एंटे. ये क्या हो गया? एक्स एंटे. और जो एक्चुअल आपके पास फिगर निकल कर आती हैं उनको आप बोलते हैं एक्सपोज्ड फिगर्स. क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड फिगर बोलते हैं. तो आपको यहां पर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट निकालना है. तो जो प्लान किया गया 100 करोड़ का प्लान किया गया यानी एक्स एंटे, तो ये आ गया आपके पास 100 करोड़ का. और आपके पास एक्सपोज्ड बचा एक्चुअल में कितना? देखिए क्या हुआ, किसी रीजन की वजह से उससे 30 करोड़ का गुड बेचना पड़ा, तो 100 में से 30 बेच दिया, 70 बचा होगा. तो 70 करोड़ आपके पास एक्सपोज्ड है. मतलब एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में 70 करोड़ है. ठीक है. तो एक्सेंटे 100, तो पहले एक्सेंटे बोला है तो 100 पहले आएगा, 100 पहले आएगा और दूसरे 70 आएगा, यानी कि ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, समझे ना मेरी बात? किस बिहाफ में इस क्वेश्चन को लिया है. ठीक है, सॉरी फॉर नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन सेस लेवाई ऑन यूनियन टैक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जीके बेस्ड क्वेश्चन मैं इसे कहना चाहूंगा, क्योंकि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़े हैं. ठीक है. एजुकेशन सेस की अगर हम बात करें तो 2% का एजुकेशन सेस लगाया जाता है. ठीक है ना. एजुकेशन सेस ऑन टैक्स वगैरह से लगाया जाता है, यूनियन टैक्स पे लगता है. सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, भूमि अपक्षय के कारण भारत में कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो अच्छा होगा भाई लैंड, है ना, तो ये तो नहीं है. फॉरेस्ट फायर एंड ओवर ग्रासिंग, अगर आप ज्यादा घास उगाएं या जला दें फॉरेस्ट को तो इससे हो सकता है, इससे जमीन बेकार हो जाएगी, ये ठीक है. प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम, इससे तो लैंड बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, फर्टाइल की तरफ जाएगा. ठीक है, तो ये तो नहीं है. एक्सेशन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे तो आपके पास मशीन जमीन जो है वो बेकार हो जाएगी. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अगर कल्टीवेशन शिफ्ट अगर आप करते हैं तो भी होगा. कल्टीवेशन शिफ्ट करने से होगा, क्योंकि आप जब अच्छी फसलों को बदल बदल के करेंगे तो जमीन का उपजाऊपन ठीक खराब नहीं होगा, लैंड डिग्रेड नहीं करेगा, उसका फर्टिलिटी बनी रहेगी. तो बी डी ई फर्स्ट वाला होना चाहिए. ठीक है. देखिए यहाँ पर बहुत नियरली क्लोजली दिया होता, अगर ये बच्चा कोई इसको नहीं चूज करता तो ये लगा देता वो, जबकि ई भी है. समझ रहे हो ना मेरी बात को? ई भी इसका आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड कब होता है? देखिए एक्सेस डिमांड जब आपके पास एडी ज्यादा है एएस से, और एडी का मतलब है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है ना. अगर ये सभी चीजें हैं, लाइक सी ज्यादा है तो डिमांड होगा, आई ज्यादा है तो एक्सेस डिमांड होगा, जी ज्यादा है तो एक्सेस डिमांड होगा. टैक्स आती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, अगर टैक्स कम है तो कंजम्पशन ज्यादा है और एडी ज्यादा है. ठीक है. ऐसे ही एक्सपोर्ट ज्यादा है तो एडी ज्यादा है, इंपोर्ट कम है तो एडी ज्यादा है, क्योंकि आप इंपोर्ट नहीं कर रहे तो अपने देश में बना रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो भी आपके पास हो रहा है. तो रिडक्शन इन द टैक्स, देखिए मैं नॉट पूछा है, सॉरी नॉट पूछा है, तो टैक्स कम होगा तो एडी तो ज्यादा होगा, और नॉट पूछा है तो ये तो नहीं होगा. फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब देखिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अभी भी देखा है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ये तीनों तो हैं, ये भी है, ये भी है, ये है एमपीसी. अब एमपीसी भी हो सकता है ये, और एपीसी भी हो सकता है, और एमपीसी और एपीसी से कोई मतलब नहीं है ना. और बेसिकली ना यहाँ पर फॉल बोला, जैसे मतलब भी है, सॉरी मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन तो एडी का पार्ट होता है ना. तो एमपीसी अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली गलत हो गया, सॉरी मैंने नहीं बोल दिया इसको. तो फॉल इन एमपीसी मतलब एमपीसी कम हो रहा है, अगर एमपीसी कम होगा, लोग अपनी इनकम का कम प्रोपोर्शन कंजम्पशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन फॉल करेगा, कंजम्पशन फॉल करेगा यानी सी फॉल करेगा तो एडी भी फॉल करेगा. तो ये एक्सेस डिमांड नहीं, डेफिशिएट डिमांड हो जाएगा, ये डेफिशिएट डिमांड हो जाएगा. ठीक है.
तो ये सेकंड वाला आंसर होगा इसका, ये न्यून मांग का रीजन हो जाएगा। Which among the following is not a part of qualitative measure of the monetary policy? अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वालिटेटिव बताया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव है, मोरल सिचुएशन क्वालिटेटिव है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, यहां पर ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा आपको देगा। सेलेक्टिव बेसिकली क्या है, ठीक है, सेलेक्टिव बेसिकली आपके पास ये भी जो है क्वालिटेटिव का पार्ट होता है। रिवर्स रेपो रेट आपके पास क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव है, तो नॉट पूछा था तो क्वांटिटेटिव बताना था, यानी कि यही होगा। वैसे ये होता क्या है रिवर्स रेपो रेट, ये मैंने शायद अभी नहीं डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। रिवर्स रेपो रेट वो है जिसमें कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स, अपने मनी को, एक्सेस मनी को डिपॉजिट करवाती है कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक के पास, मुझे सीबी नहीं लिख रहा है यहाँ पर, सेंट्रल बैंक लिख देता हूं, केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाते हैं, ठीक है, इजी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए आपको ना स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? ये पेंशन से रिलेटेड है फॉर द एल्डरली पर्सन्स के लिए, ठीक है। महात्मा गांधी रोजगार, ये तो रोजगार से रिलेटेड हो गया ना, सेल्फ सॉरी वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आपके पास अलग होगा, तो ये मनरेगा हो गया सेल्फ वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं सॉरी। तो यहां से आंसर मिलना जाना चाहिए ए का 2, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ये आंसर है। वैसे आगे देखते हैं सी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब जब भी प्राइम मिनिस्टर्स की कोई भी योजना आ जाए ना, रोजगार वगैरह ये सबसे रिलेटेड, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करती है। तो सी का 3, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सेविंग अकाउंट्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, अकाउंट्स खोले गए थे 2014-15 में, सरकार ने इसको लॉन्च करा और इसमें सेविंग अकाउंट्स को ओपन करने के ऊपर जोर दिया गया था, फ्री में बेसिकली अकाउंट खोले गए थे, तो ये प्रमोटिंग सेविंग्स के लिए होगा, यानी कि डी का 1 पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, इन चाइना कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? कम्यून सिस्टम आपको पता है 26,000 कम्यून्स बनाए गए थे, 26,000 कम्यून्स बनाए गए कब? चाइना के अंदर, किसमें? जीएलएफ के अंदर, सॉरी चाइना के अंदर जीएलएफ में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। किस लिए? ताकि वो अपने देश में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा सके, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट स्टैंड फॉर द ट्रू ड्यूरिंग द डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? डेफिशिएंट डिमांड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एक्सेस डिमांड, तो इसी का ठीक रिवर्स जो है वो आपके पास डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से बता सकते हैं, और बेसिकली डिफ्लेशनरी गैप भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, एक्चुअल आउटपुट फॉल शॉर्ट फॉर द पोटेंशियल। पोटेंशियल वही प्लान वाला है, जब प्लान ज्यादा है और एक्चुअल वाला कम है, एक्चुअल एडी कम है, तो डिमांड फॉल हो रही है यानी कम, तो डेफिशिएंट डिमांड है, ठीक है। तो पोटेंशियल आउटपुट फॉल शॉर्ट फॉर द, ये प्लान हो गया, प्लान कम नहीं होना चाहिए तो उसका रिवर्स है तो गलत हो गया। एक्चुअल डिमांड इज लेस एक्सपेक्टेड डिमांड, हमने एक्सपेक्ट करा था, हमने प्लान किया था इतना होना चाहिए, बट वो डिमांड कम है, लेस है, तो बिल्कुल फॉल शॉर्ट हो गया, एक्सेस डिमांड और सॉरी डेफिशिएंट डिमांड, न्यून मांग हो गई। इसका उल्टा है तो ये तो होगा नहीं, तो ए और सी, ए और सी, ए और सी, सेकेंड वाला, ठीक है। इजी है, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो इस वजह से थोड़ा हमने फास्टली कर लिया। सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत बड़ा रोल दे दिया आपको। द फाइनेंस मिनिस्टर इज कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग रेवेन्यू डेफिशिएट इन द बजट। बजट में रेवेन्यू डेफिशिएट बढ़ रहा है, राजस्व घाटा बढ़ रहा है, तो विच मेजर वुड यू सजेस्ट टू कंट्रोल द राइजिंग डेफिशिएट ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का जो राजस्व घाटा बढ़ रहा है वो उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, फटाफट बताइए। ये आपके पास डेफिशिएट कैसे निकलता है, बताओ फटाफट। रेवेन्यू डेफिशिएट आर डी इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर आर, ये होता है फॉर्मूला। यानी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ज्यादा है और रिसीप्ट्स कम है, इसलिए डेफिशिएट बढ़ रहा है ना। तो अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करे और रिसीप्ट्स को बढ़ाए, रिसीप्ट्स में क्या क्या, टैक्स कलेक्शन वगैरह आ गया,
है ना, टैक्स कलेक्शन को बढ़ा दे, गवर्नमेंट लोगों को जो सब्सिडी दे रही है उसको रिड्यूस कर दे, गवर्नमेंट जो जितनी भी पैसे खर्च कर रही है सैलरी वगैरह पेंशन वगैरह पे, उसको थोड़ा कंट्रोल करे, है ना। तो इससे हो सकता है। तो इंक्रीज इन ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देंगे तो ये जो है वो एक तरीके की एसेट्स क्रिएट करेगा, इसलिए ये तो नहीं होगा, ये कैपिटल फिजिकल डेफिसिट का पार्ट होगा, ये तो नहीं है। इंक्रीज सब्सिडी, मैंने अभी बताया सब्सिडी को कम करना चाहिए क्योंकि एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो इसको बढ़ाएंगे तो डेफिसिट और बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं है। टैक्सेशन, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है तो टैक्स रेट ज्यादा लगा दो, बिल्कुल ठीक है, टैक्सेशन को बढ़ा दो, फिर रिसीप्ट बढ़ जाएंगे, डेफिसिट ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को बढ़ा दें, इन एक्सपेंसेस को बढ़ा दें, नहीं इनको तो कम होता, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम लिखा होता तो ये हो जाता, ठीक है। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स, किन गोल्स को तय करता है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान क्या है। आपने अगर ऑब्जेक्टिव पढ़े हो 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ग्रोथ करना इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण लाना इसका गोल है, और इक्विटी लाना, इक्विटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लाना, ठीक है। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी लाना, ये इनका जो है वो गोल है ना। तो ये कुछ गोल्स हैं जिसमें मॉडर्नाइजेशन दिख रहा है, बिल्कुल, इक्विटी है, सेल्फ रिलायंस है, ग्रोथ है। ABDE फोर्थ वाला होना चाहिए, ठीक है। सब्सिडीज कुछ नहीं है, सब्सिडीज नहीं है इसमें, है ना, ये मैंने आपको लिख दिया। आइडेंटिफाई द कैजुअल वर्कर अनियमित मजदूर फ्रॉम द अमॉन्ग्स द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, ऐसे वर्कर को आप कैजुअल वर्कर बोलते हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करता, कभी 10 दिन काम कर लिया या 5 दिन काम कर लिया, महीने में 20 दिन ही काम मिल रहा है, वो है कैजुअल वर्कर, अनियमित मजदूर। तो देखिए इनमें से कौन से हैं। संतु हु वर्क्स ऑन अ फार्म ऑफ सोहन एज ही डज नॉट ओन लैंड फॉर हिज ओन, मतलब उसके पास खुद की जमीन नहीं है इसलिए वहां काम करता है, ठीक है। तो ये कैजुअल वर्कर है क्या, हो सकता है। राघव हु ओन्स अ रेस्टोरेंट इन अ सिटी, रेस्टोरेंट ओन करता है तो रेगुलर बेसिस पे जॉब कर रहा है, रेगुलरली काम करेगा, तो ये रेगुलर है, ठीक है, ये रेगुलर है। अंगद हु इज लॉयर, ये भी रेगुलर है। एंड राधा हु इज द नर्सिंग वर्किंग इन हॉस्पिटल, रेगुलर बेसिस जॉब, ये तीनों रेगुलर हैं, ये नहीं है, ठीक है, ये कैजुअल वर्कर है, यही आंसर होगा क्योंकि कैजुअली पूछा था ना हमसे, तो ये होगा। राइजिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसको क्या कहते हैं। अगर हम कंट्री की करेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में या तो डिवैल्यूएशन होगा या तो रिवैल्यूएशन होगा। बट अगर आप फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देखते हैं तो फ्लैक्सिबल में डेप्रिसिएशन होता है और एप्रिसिएशन होता है, ये दो चीजें होती हैं, आपको याद रखना है। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन वर्ड तो यहां से हटा ही दो क्योंकि फिक्स्ड पूछा है। अब आपसे बोल रहा है कि हम वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, इट मींस आप डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो वो रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब करेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं। तो आप रिवैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि करेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, अवमूल्यन किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैच करना है डेमोग्राफिक फीचर विद कंट्री के साथ। अब देखिए डेमोग्राफिक फीचर मींस आपके पास किस तरीके की सिचुएशन है और किस किस कंट्री में कैसी सिचुएशन है। वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट मींस क्या है कि आपके पास जो है वो एवरेजली एक कपल के पास कितने चिल्ड्रंस होंगे, है ना, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का बर्थ करेंगे वो लोग, तो वो हमारे पास हो गया फर्टिलिटी रेट। तो हाई, वेरी हाई फर्टिलिटी इंडिया में भी है, बट वेरी हाई बोला है तो वेरी हाई फर्टिलिटी रेट है पाकिस्तान के अंदर। तो ए का 2 के साथ मैच हो रहा है, तो यहां पर हमें आंसर वैसे मिल गया है, बट हम आगे चलते हैं। वन चाइल्ड नॉर्म्स कौन लेके आया था, चाइना लेके आया था। कब लेके आया था बताना जरा, वन चाइल्ड पॉलिसी, फटाफट कमेंट कीजिए। वन चाइल्ड पॉलिसी कब लेके आया था चाइना, 1979 के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। तो बी का थ्री। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी, सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी इंडिया के अंदर है,
ठीक है, इंडिया के अंदर अराउंड 474 पीपल्स आर लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व का मतलब ही होता है कि आपके देश में 1 स्क्वायर किलोमीटर जगह में कितनी पॉपुलेशन, कितनी जनता रह रही है। तो वो सबसे ज्यादा जो है इंडिया के पास है। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन कौन है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मिक्स्ड इकोनॉमी है। डी का 1, सी का 3, तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। 36 क्वेश्चन, व्हेन कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस इट इंडिकेट्स दैट। अगर कंजम्पशन फंक्शन वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, और होता ही है, यहां से होता है, ये ओरिजिन होता है जीरो, जीरो से नहीं, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, जो कि सी बार को दिखाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को दिखाता है। इट मींस ये बताता है कि जीरो इनकम के लेवल पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता बच्चे। नो, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। कंजम्पशन कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा, जिसको आप ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे। तो क्यों होता है? कंजम्पशन इज जीरो व्हेन इनकम इज जीरो? नहीं, कंजम्पशन जीरो नहीं होता। कंजम्पशन इज पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है, जब इनकम जीरो हो। नहीं, यही होगा। ठीक है, सेकंड वाला क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओविंग टू द करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अक्रॉस कंट्री many countries, the Indian rupees has sharply lost its value in terms of US dollar. The impact would be, देखिए क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है अलग अलग कंट्रीज में, जिसकी वजह से इंडिया का रुपी जो है वो लॉस कर रहा है अपनी वैल्यू को यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। इट मींस, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 यूएस डॉलर अगर पहले 50 रुपीज के इक्वल था, तो अब वो 1 डॉलर इक्वल्स टू 60 रुपीज हो चुका है। इट मींस वैल्यू ऑफ रुपीज जो है, वैल्यू ऑफ रुपीज वो फॉल हो चुकी है, रुपीज अपनी वैल्यू को कम कर रहा है। ठीक है, तो जब वैल्यू ऑफ रुपीज कम हुई है, तो आप इस सिचुएशन को बोलेंगे डेप्रिशिएशन हो रहा है करेंसी का। तो डेप्रिशिएशन का कॉज क्या है? कॉज कॉज क्या है बेसिकली? ठीक है, कॉज ये है कि आपने डिमांड शायद ज्यादा करी हो और सप्लाई कम हो। ठीक है, इट मींस डिमांड का एक फैक्टर बताइए फटाफट। इंपोर्ट होता है सोर्स, है ना। इंपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो डेप्रिशिएशन हो गया आपकी करेंसी का, सॉरी कम होगा ये। ठीक है, इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसके ऊपर? इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देंगे, इंपोर्ट्स को कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि जब आप पहले अब 1 डॉलर का सामान दूसरी कंट्री से खरीदते थे, तो आपको 50 रुपीज पे करने पड़ते थे इंडियन रुपीज में। बट अगर आप अब 1 डॉलर का सामान खरीदते हैं, तो आपको 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे इंडियन रुपीज में। इट मींस आपके लिए कॉस्टलियर हो गया इंपोर्ट, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। और अगर इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो रही हैं, तो आप इनको कम करेंगे। ठीक है, अब एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आप 1 डॉलर का सामान सेल करते थे, तो पहले आप 50 रुपीज की इनकम अर्न करते थे। अब वही 1 डॉलर का सामान अब आप 60 रुपीज की इनकम अर्न कर सकते हैं, जिससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो आपके कंट्री के चीपर हो चुके हैं। दूसरे कंट्री को आपसे खरीदना आसान पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे। इंपोर्ट बढ़ेंगे नहीं, a fall in the import from USA। ठीक है, a rise in the export। बी और सी होना चाहिए इसका आंसर, बी और सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा ना क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय जब आप निकालते हैं तो क्या इंक्लूड करते हैं? शुगर परचेज बाय रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्या करेगा? दोबारा शुगर को परचेज करके कुछ और बनाएगा। इट मींस इसके अंदर वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा, और अगर ये वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा तो ये एक टाइप का रीसेल हो गया, मतलब दोबारा से यूज करेगा, दोबारा से बेचेगा मिठाई बनाकर, है ना। तो ये जो है डबल काउंटिंग हो जाएगी शुगर की, इसलिए ये नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा है फर्स्ट टाइम, तो ये जुड़ेगा। कंट्रीब्यूशन टोटल सोशल सिक्योरिटीज बाय एम्प्लॉय, ये भी जुड़ता है, बट सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉय है, सॉरी एम्प्लॉय है, नहीं जुड़ता है। एम्प्लॉयर होता तो जुड़ जाता। आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको सैलरी का पार्ट दिया है वो इसमें ऐड ऑन होता है, क्योंकि एम्प्लॉय वाला पार्ट तो ऑलरेडी ऐड है, अगर दोबारा जोड़ दोगे तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। स्टील परचेज बाय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने स्टील खरीदी है, स्टील को वैल्यू एडेड करेगा, कार में कन्वर्ट करेगा, फिर दोबारा से बेचेगा, तो वैल्यू डबल काउंटिंग हो जाएगा, इसलिए 4 भी नहीं होगा। तो सेकंड वाला ठीक है ना, सिंगल काउंटिंग होना चाहिए। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी दैट्स रिलेट टू द क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस 2 प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा। पहली प्रॉब्लम कि आप जो है विच टाइप ऑफ गुड्स, विच टाइप
ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, आप किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, इन हाउ मच क्वांटिटी आर प्रोड्यूस, आप कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे और क्या बनाएंगे, किस प्रकार की वस्तु का बनाएंगे। ये व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि यहां पर आप कितने कितने डिफरेंट में कर सकते हैं। ठीक है, नॉट पूछा था, सॉरी, देखिए ये तो यहां पर तो यस वाला आंसर दे रहा हूं मैं, है ना, नॉट पूछा है, सॉरी। तो नॉट में तो यही हो जाएगा हमारे लिए, नॉट में तो ये होगा टेक्निक, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस इन दोनों को करता है, टेक्निक बताते हैं हम हाउ टू प्रोड्यूस में, कैसे उत्पादन करें में हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को देखते हैं। ठीक है, तो ये नॉट वाला पूछा है, मैंने नॉट पे फोकस नहीं करा, बाद में गया ध्यान, तो ए इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose in an economy there are only two firms A and B, calculate GDP at MP, GDP at MP निकालना है दोनों फर्म्स का, इसको आप वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, यानी कि उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती उपभोग, है ना। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है, वीओपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, मैंने शॉर्ट में लिख दिया चेंज डेल्टा से। ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन। तो फर्म ए फर्म बी के लिए निकालते हैं, बेसिकली पूरा जीडीपी पूरी इकोनॉमी के लिए निकालना होगा, दोनों फर्म्स के लिए अलग नहीं निकालना होगा। तो फर्म ए का निकालते हैं पहले, तो आपके पास सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, टोटल करोगे तो देखो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा आपके लिए, इसको टोटल करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, यहां पर इसका जीवी आ गया। ठीक है, जीवीएस का 70, ग्रॉस वैल्यू एडिशन 70 आ गया। इसको देखेंगे तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स कंजम्पशन माइनस होता है, 130 माइनस होगा तो इसका भी 70 आएगा, 70 प्लस 140, तो ये 140 यानी सेकंड वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहां पर ना आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, और इस पैसेज को अगर आप पढ़ें तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स एंड पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जनरली आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ट्रूली आपको आंसर देने की कोशिश करूं तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फटाफट से हम आंसर देते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव फ्यूल, देखिए ये पैसेज मैंने बेसिकली पढ़ा हुआ है ना, तो ये पैसेज बेसिकली आपको पता है सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में है, तो यहां से आप बिना पढ़े भी आंसर्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स कौन से हैं? अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जो नॉन कन्वेंशनल है, मतलब परंपरागत तौर पे नहीं चलते आ रहे हैं, अभी आप नए बना रहे हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए, बायो गैस हो गया, बायोफ्यूल हो गए, ये सारी की सारी चीजें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको आप अल्टरनेटिव सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, न्यू एनर्जी पॉलिसी ऑफ कंट्री एम टू प्रमोटिंग, क्या प्रमोट करना चाहती है? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को, सस्टेनेबल यूज फॉर द क्लीन। देखिए आंसर में खुद ही देख पाने, आराम से निकाल सकते हैं आप। सस्टेनेबल यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, मतलब आप एलपीजी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि क्लीनर है, कार्बन एमिशन कम करता है। आप सीएनजी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन एमिशन कम करता है। ऐसे फ्यूल्स को यूज करना जो कि आपकी नई जो पॉलिसी है वो यही प्रमोट करती है कि क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज किया जाए जो कार्बन एमिशन कम करे। ठीक है, इंडिया मीट्स इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू द डोमेस्टिक सोर्स, डोमेस्टिक सोर्स से हम कितनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं? बहुत ही कम करते हैं, ओनली जस्ट 15%। पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एंड मिथेनॉल इज प्रिफर्ड एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल ओवर इथेनॉल बिकॉज इट, मिथेनॉल को आप क्यों प्रिफर करते हैं इथेनॉल के ऊपर? बिकॉज इट विल नॉट क्रिएट अ फ्यूल वर्सेस फूड सिक्योरिटी डिबेट। ठीक है, हम इसमें नहीं फंसना चाहते हैं, और क्योंकि इथेनॉल आपको पता है ये गन्ने से निकलता है, शुगर कैन से निकलता है। ठीक है, शुगर कैन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स नहीं, कोल इज द अबंडेंटली अवेलेबल। हाँ, ये कोल खत्म होते जा रहा है, तो ये दो रीजंस हो जाएंगे, बी एंड डी सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर मैच द फॉलोइंग करना है, इजी है ये भी। ठीक है, यहां पर आपके पास कार्बन, लो कार्बन एमिशन का मतलब है लेस कार्बन एमिशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, ए का 4। ठीक है,
फिर इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो प्रोड्यूस करती हैं आपके पास मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोड्यूस इथेनॉल, हाँ इथेनॉल को प्रोक्यूर करते हैं फॉर गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो बी का 3 होगा, बी का 3 ए का 4, बी का 3 ए का 4, ये दोनों मैच कर रहे हैं। अभी सी में और देखेंगे। मिथेनॉल क्या है? मिथेनॉल जो है वो बेसिकली डिराइव फॉर द बायोमास एंड नेप्था, ठीक है, सेक्टर एन से बनता है। तो सी का 1, तो सेकंड आंसर। एथेनॉल क्या है? ये जो है वो डिराइव फ्रॉम द शुगर कैन जूस, अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका बजट 2022 का पूरा ये जो है पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर जो जो खर्चे दिए हुए हैं उसके हिसाब से आंसर दिए हुए हैं कि फॉर द बिजनेस कम्युनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू द बजट 2022, कौन सा बजट 2022 से रिलेटेड है? तो बजट 2022 जो है वो ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करता था, ठीक है। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं जो बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स जिस पे लगा है उसको ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई इसको पे नहीं कर सकता, ठीक है ना। और वैल्यू एडेड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बी एंड सी। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इसमें इजीली आंसर दिए हुए हैं। पैसेज के अंदर फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू दी हुई है, वहां से फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू इसमें ये वाली दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, ये है, इसको भी आप करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ए का 3 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स इन एड्स रिसीव, ग्रांट्स मिल रहे हैं किसी को तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिल रहे हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। एसेट्स वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा है, ये भी डायरेक्टली उसमें मिल जाएगा। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग्स मिल रही हैं तो कैपिटल रिसीप्ट से कैपिटल रिसीप्ट क्रिएट कर देगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर एक्सपेंडिचर है जिससे एसेट्स बनेगी, ठीक है। ये भी हो गया इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इनमें से? आप इसका भी आंसर देख सकते हैं। लोएस्ट परसेंटेज वाइज इंक्रीज इन एलोकेशन सीज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये भी आंसर इसमें मिलेगा। हाईएस्ट परसेंटेज वाइज इंक्रीज एलोकेशन सीन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को हाईएस्ट परसेंटेज वाइज मिला था, ठीक है, इस पेपर के अंदर। चलिए, तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस तैयार खत्म हो गए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। मैं आप सभी को जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी लेके आने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी उन वीडियोस से काफी अच्छी हो पाए, ताकि हम अच्छे से डिटेल में उन सभी चीजों को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। पेपर्स मैंने PYQ आपको लगभग सारे करा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको कुछ क्वेश्चंस को करवाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।